दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आप सबों की बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज के इस वीडियो में 24 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें हमेशा की तरह बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। ध्यान देंगे, अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट किए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इससे पहले या फिर यूं कहें, ये हमारा 7वां क्लास है। करंट अफेयर्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो आगामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। जो प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, ये प्रश्न था कि 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको हमने बताया था, जानकारी दिया था कि नसरीन शेख जो कि जोगबनी अररिया की, यहाँ पर हमसे जिला पूछा गया था, तो ये अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी है नसरीन शेख, जिन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार से लिखें। जो बातें हमने आपको बतलाया था कि 9 जनवरी 2024 को 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है, इसकी कंप्लीट सूची भी हमने आपको बताया था। और इस तरह के पोस्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह के पोस्ट आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सभी पोस्ट और एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी, फ्री पीडीएफ आदि के लिए आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी हमने आपको इसी क्लास में दे दिया है, तो फिलहाल यहाँ पर हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो 2023 में पूरे वर्ष हमारा करंट अफेयर्स का क्लास चला है, वो सभी क्लास का एकदम से नोट्स जो है हमने इस पीडीएफ में सम्मिलित किया है। ये वार्षिकांक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का समग्र संग्रह है। जितने भी क्लास 2023 में हुए हैं, सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये उपलब्ध है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न थे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 21 जनवरी 2024 को बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बहुत बहुत आसान भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो बात करें इसका आंसर की, तो इसका जो आंसर है, बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री भी बने हैं, इनका नाम है आलोक मेहता। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दरअसल आपको बता दूं कि जो रिसेंटली जो बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की तरफ से आयोजित हुआ, इसमें जो नियुक्ति पत्र बांटे गए शिक्षकों को पर गांधी मैदान पटना में, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था। किसी महिला शिक्षिका को या फिर शिक्षिका को पत्रकार पूछ रहे थे कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो वो वहां पर एक्चुअली फंस गए थे और नहीं बता पाए थे, जिस वजह से वीडियो वायरल हुआ था। तो ये कॉमन सा मतलब समझिए कि जानकारी है, मतलब हर किसी को, देखिए एक स्टूडेंट होने के नाते तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ बिहार में अगर हम बिहार के निवासी हैं, जनता है, तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि बिहार में किसकी सरकार है, कौन सा विभाग का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है। ये भी आपके लिए अति आवश्यक है जानना। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता। आपको बता दूं कि हाल ही में 21 जनवरी 2024 को आलोक मेहता, जो कि राजद कोटे से है, ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। अच्छा, अब तक बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर या फिर चंद्रशेखर प्रसाद यादव, ये आप सभी को मालूम होगा। आगे हम बात करें, आपको बता दूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरित मानस पर बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का स्थान लिया है। ये हमने यहाँ पर इंडिकेट इसलिए किया है क्योंकि जो बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक है, और उसके अतिरिक्त और जो रामचरित मानस पर एक विवादित बयान दिया था बिहार के शिक्षा मंत्री ने, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में आए थे और इनकी काफी आलोचना हुई थी। तो ये वही नाम है जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर। हालांकि अब इनके स्थान पर आलोक मेहता, जो कि राजद कोटे से हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। अगले पॉइंट में बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि अब तक शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे, अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार दिया गया। अगला पॉइंट है कि आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, अब उनकी जगह ललित कुमार यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में,
देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा है मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के अंतर्गत या फिर इनके अंडर कौन कौन सा विभाग है ये समझिएगा। यहाँ पर हमने डिटेल में बहुत सारी जानकारी लिखा है। तो एक तो सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग, साथ ही वे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, वो सभी जो विभाग है नीतीश कुमार के अंडर है। और यही प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के गृह मंत्री कौन है। देखिए आपको याद रखना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें, कोई भी अगर पूछे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। जबकि वहीं पर अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना, ये दूसरी बार है जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और नीतीश कुमार की बात करें तो ये 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। चूंकि यहाँ पर हम लोग उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो इनके पास यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास उप मुख्यमंत्री के अतिरिक्त स्वास्थ्य, पथ निर्माण, साथ साथ नगर विकास और आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो ये चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको बता दूं पिछली बार जो बिहार कैबिनेट का गठन हुआ था वो डेट काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर पॉइंट और भी है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर आरजेडी कोटे के अवध बिहारी चौधरी है। तो इतना सारा जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे नए मंत्रिमंडल की, जो कि 16 अगस्त 2022 को गठित हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर इसको लेकर हालांकि एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर प्लेलिस्ट में टॉपिक हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 16 अगस्त 2022 को नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था और इसको लेकर तमाम जानकारी आपको यहाँ दर्शाई गई है कि जो उस समय मौजूदा राज्यपाल थे फागू चौहान कुल 31 विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए थे, जिनमें आरजेडी से 16, जदयू से 11 और कांग्रेस से 2, हम से एक और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ लिया था। उस समय की हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 2022। और आपको बता दूं कि नए मंत्रिमंडल में मुसलमानों की संख्या 5 और महिलाओं की संख्या 3 थी। ये सभी चीजें यहाँ से फिलहाल आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से विभाग की कार्यभार या फिर जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई, तो अभी हम नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में बात की, वही जानकारी यहाँ पर पुनः दर्शाई गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर अगर बात करें विस्तार से, तो जो मतलब मंत्रिमंडल गठित हुआ था 16 अगस्त 2022 को, तो ये सूची हालांकि हमने कई बार आपको दिया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, वही यहाँ पर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बदलाव ये है कि जो अभी हमने आपको बताया कि जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री अभी बनाए गए हैं ललित कुमार यादव, जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, आप यहाँ पर देख पाएंगे इस चीज को कि ललित कुमार यादव को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। किनकी? तो भूमि सुधार विभाग की, जो कि पहले ये आलोक मेहता इस मतलब कह सकते हैं आलोक मेहता जो थे कि आलोक मेहता के पास इसकी जिम्मेदारी थी, जो कि अब ये जिम्मेदारी भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का ललित कुमार यादव को दिया गया है। तो ये एक बदलाव हुआ। और उसके बाद और भी कई बदलाव है, जैसे कि यहाँ पर आगे देखेंगे आलोक मेहता जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर है कुमार सरोजित जो कि कृषि मंत्री बने। इससे पहले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे और गन्ना उद्योग मंत्री अभी बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसमें बदलाव हुए हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके विकल्पों की हम चर्चा करते हैं। जो विकल्प यहाँ पर हमने प्रश्न में डाला था ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, विकल्प में बात करें तो आलोक मेहता तो अभी आप लोग जान ही चुके कि अभी इन्हें बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। जबकि हम बात करें आमिर सुबहानी की तो बिहार के मुख्य सचिव है। बात करें समीर कुमार महासेठ की तो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। बात करें शाहनवाज हुसैन की तो समीर कुमार महासेठ से पहले बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वो शाहनवाज हुसैन थे। तो इतनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। खास करके जो नया मंत्रिमंडल है, ये जो हमने अभी आपको सूची दिया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, सभी को रट लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और बाय द वे अगर वो प्रश्न आप नहीं हल कर पाए तो इतना अफसोस होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो थोड़ा सा है रट लीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपको फायदा देगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताएं कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ये बढ़कर हो गया है 7.64 करोड़। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम चर्चा करें, दरअसल आप सभी को मालूम है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर्स की फाइनल सूची जारी की है।
जिसके मुताबिक बिहार में मतदाताओं की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है। ये सूची अभी हाल ही में जारी किया गया। आपको बता दो, इस सूची के अनुसार जो आंकड़े हमारे पास हैं, तो पिछले साल के मुकाबले बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि इतने वोटर्स इस सूची में बढ़े। अगला पॉइंट है कि इस तरह अब बिहार में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो है 7,64,33,329। और साथ ही साथ इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें शामिल 18 से 19 साल के नए वोटरों की जो संख्या है वो 7,79,360। अच्छा, आपको बता दूं कि जो नए वोटर्स जो बड़े हैं 12,09,347, तो इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां से वो चीज इंगित हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जो इजाफा हुआ है उसमें 18 से 19 साल के नए मतदाता शामिल है, मतलब अधिक पैमाने पर, अधिक मात्रा में। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स के लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ। अच्छा, ये कहने का सेंस क्या है? दरअसल यहाँ पर वही चीज हमने लिखा है कि प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में 909 महिलाओं, मतलब कि वोट 909 महिलाएं जो है, ये इसका मतलब कर सकते हैं वोटर्स के मामले में लिंगानुपात हुआ है। यानी कि अगर हम देखें 1000 पुरुष वोटर्स पे, तो मात्र 909 महिला वोटर है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिपोर्ट में ही इसकी चर्चा किया गया था कि इसमें महिला वोट या फिर कह सकते हैं वोटर लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। सभी लोग नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं एप्लीकेशन पे, तो वहां पर भी चीजें आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कि बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज को लिखा है। कई सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना बात यह भी कि जो संसद का जो उच्च सदन है ये राज्यसभा कहलाता है, जो कि कभी भंग नहीं होता है, और निचला सदन जो है ये लोकसभा है। ये तो बेसिक से कॉमन से फैक्ट है। हालांकि इस तरह की जानकारी बिहार से रिलेटेड और भी है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तमाम चीजें भले ही छोटे लेवल के हैं, भले ही बेसिक से हैं, लेकिन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और आपको यहाँ पर चलिए, ये सब बातें तो हमने कई बार आपको बताया है, एक बार पुनः इस चीज को दोहरा दें कि बिहार राज्य जो अपना अस्तित्व में आया था, ये 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। लेकिन आपको बता दूं कि 2024 में इसका 112वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कब? तो 22 मार्च 2024 को। ये चीजें ध्यान रखें। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जब हम बात कर रहे थे बिहार की चौहद्दी की, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल। जैसे कि उत्तर में हम बात किए नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि जो छत्तीसगढ़ है वो बिहार के किस साइड में है? तो आपको ध्यान रखना, पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हम वर्णित कर सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैप से भी संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम में बने हैं, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला तीसरा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो घोषणा हुई है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है भारत को। तो भारत किसी भी विकल्प में हमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अतः इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिस यूनिवर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया मिस वर्ल्ड। तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022-23 संस्करण वाला, इसकी मेजबानी जो है ये भारत द्वारा किया जाएगा। ये भारत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यहाँ से कई सारे प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, इसका जो आयोजन है ये 18 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत में होना है। जैसे ये भारत में 2 जगहों पर आयोजित होगा। ये 2 जगह कौन कौन से हैं? तो एक नई दिल्ली में है भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान में है। दूसरा मुंबई में, ये नई दिल्ली में है, दूसरा है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। ये दोनों जगहों पर ये आयोजित होना है। तो ये यहाँ से दोनों का आपको ध्यान रखना, ये इसका आयोजन स्थल है। 18 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई और जो 9 मार्च 2024 तक चलेगी। अब यहाँ पर देखिए, जो हम बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की, तो भारत को इसकी कमान या फिर इसकी मेजबानी मिली। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि भारत ने इससे पहले कब इसकी मेजबानी किया था? दरअसल 28 वर्ष के अंतराल के बाद भारत इसकी मेजबानी करेगा, यानी कि कर रहा है। इससे पहले भारत ने जो मेजबानी किया था पिछली बार 1996 में बेंगलुरु कर्नाटक में किया था। ये चीजें यहाँ से जाने के, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
देखिए पिछला मिस वर्ल्ड 2021 वाला जो संस्करण है, ये 17वां संस्करण था, जो कि इसका विजेता घोषित हुआ था पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का, जो कि हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर 2022 वाला नहीं है, तो 2022 वाला मतलब ये जारी नहीं हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो पिछला संस्करण था, ये 17वां संस्करण 2021 वाला था। अब यहाँ पे हमारा अगला है कि पिछली बार भारत को 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब दिलाया था। कब? 2017 में। आइए ये कंप्लीट सूची हम देखते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस वर्ल्ड विजेता में भारतीयों की अगर हम बात करें तो पहली भारतीय थी रीता फारिया, जो कि 1966 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनी थी भारत से। रीता फारिया को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी विजेता ऐश्वर्या राय 1994 में। तीसरी विजेता जो कि मिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं डायना हेडन 1997 में। चौथी बात करें तो युक्ता मुफ्ती 1999 में। पांचवी बात करें तो 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। ये तस्वीर भी हमने यहाँ पर आपके साथ साझा किया है। आइए इसके बारे में एक हिडन प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दे दूं इससे संबंधित, कि भारत और वेनेजुएला दो ऐसा देश है जो कि सर्वाधिक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, भारत और हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, जो कि सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये तो रही बात मिस वर्ल्ड के बारे में, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स विजेता की भारत के संदर्भ में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत को अब तक 3 मिस यूनिवर्स खिताब प्राप्त हुआ है। इनमें आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरा नाम इस सूची में है लारा दत्ता, जो कि 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। अच्छा, 2000 ईस्वी में अभी जो हम चर्चा कर रहे थे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की, प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब वर्ष 2000 में अपने नाम किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिस वर्ल्ड 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम किया था। ठीक है, ये आपको मालूम भी रखना है। और उसके बाद जो पिछली बार जो अभी हाल ही में 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है, ये किसने किया है? तो हरनाज संधू ने, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 में आपको ध्यान रखना, अमेरिका के ल्यूसियाना शहर में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल चुनी गई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो चीजें खबरों में होती है वहां से संबंधित प्रश्न बनना स्वाभाविक है। ये हम कई बार आपको बताए हैं। तो अगर आप बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जो चीजें खबरों में वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उससे संबंधित जो भी पॉसिबिलिटी है, जो पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना है। और आपको बता दूं कि जो छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आपकी 70वीं बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑन गोइंग है। कुल मिला के इसमें 130 से अधिक टेस्ट पेपर है। इसमें 40 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, 90 आपका सेक्शनल टेस्ट है। और इसके तहत 5वां टेस्ट पेपर जो है ये आपको मिलेगा 28 जनवरी 2024 को। इसकी विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। सभी प्रश्न जो इसमें इस टेस्ट में शामिल होंगे, उसका समग्र विश्लेषण आपको मिलेगा, एकदम से डिटेल में उसे समझ पाएंगे। जो भी पोर्शन आपका कमजोर होगा उसको आप बेहतर बना सकते हैं। और जो एप्लीकेशन पे आप टेस्ट देंगे, ये अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। ये पाबंदी नहीं होगी कि आपने एक बार टेस्ट दिया तो दोबारा नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसमें टेस्ट दे सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना, फोन के अतिरिक्त आप उसी आईडी पासवर्ड से लैपटॉप, कंप्यूटर आदि पर भी लॉग इन करके टेस्ट दे सकते हैं। ये सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही है इस वाले कोर्स में, जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। इस वाले कोर्स में एप्लीकेशन पे लॉन्च हुआ है, आप जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें एक अभी ऑफर है, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है BMTS70 का, जिसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो छात्र पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको अतिरिक्त छूट भी मिल रहा है। तो ये ऑफर 31 जनवरी तक है, 31 जनवरी 2024 तक 1000 छात्रों के लिए। आप लोग जो भी इच्छुक हैं जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, और अगला चौथा प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? देखिए यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दरअसल पहले आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है पर्थ, यहीं पर अभी इसका उद्घाटन या फिर कह सकते हैं स्थापना किया जाना है। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में
देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जाएगा। यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए, ऊंचा राम मंदिर का निर्माण, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया जाएगा और आपको बता दूं कि इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसके निर्माण पर लगभग लगभग जो लागत है वो आएगी 600 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर देखिए, ये तो रही बात जो अभी खबरों में है, और इसके अतिरिक्त एक जानकारी और भी है जो कि काफी खबरों में है। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे, हो सकता है कि प्रश्न बने जो खबरों में, तो हमें इसे पढ़ना अति आवश्यक है। हम यहाँ पर किसी धर्म विशेष को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान को लेकर, मतलब जो चीजें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उस चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा सर ये क्यों बता दिए, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ इस तरह की मानसिकता होती है, तो इस चीजों से आपको बचना है। बस यहाँ पर मेरा उद्देश्य है आपको जानकारी देना, बस इसी पर्पज से समझिएगा कि सर ने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दिया, बाकी नेगेटिव कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पॉइंट है कि हाल ही में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 12:29 से अगले 84 सेकंड के बीच में किया गया। ये ध्यान रखिए, 12:29 में अगले 84 सेकंड के बीच ये किया गया। कब? तो 22 जनवरी 2024 को। इसके बाद यहां से कुछ संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा किया गया है। इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम क्या है, ये कहाँ के हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। और आपको बता दूं, राम मंदिर का जो निर्माण अयोध्या में हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता होगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कि दरअसल आपको बता दूं, यहाँ पर जो चीजें हमने लिखा है वो अपने तरफ से कुछ भी ऐड इसमें नहीं किया, जो हमें मिला वही चीजें यहाँ पर हमने डाला है। तो मान्यताओं के अनुसार 1526 ईस्वी में जब मुगल शासक बाबर भारत आया था, इसके 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी। और आपको बता दूं कि इस मस्जिद का नाम, ये मस्जिद उसी जगह पे बनी थी जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। और इस मस्जिद का नामकरण की बात करें तो बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया था या फिर रखा था। और ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था। तो ये चीजें, इसके पीछे जो मान्यताएं हैं, जो हमने जाना, जो हमने पढ़ा है इंटरनेट मीडिया आदि में, वही चीजें हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है, जो चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसमें बात करते हैं, जो ये आप देख रहे हैं यही बाबरी मस्जिद है। इसके बारे में कहा जा रहा है, कहा जाता आ रहा है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहां पर ये मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इसी स्थान पर ये राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो 2-3 पॉइंट हमने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आगे चलेंगे 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया? ठीक है, चलिए, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया? तो इसका जो राइट आंसर यह है श्रीजा अकोला, जो कि हैदराबाद तेलंगाना की है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि टेबल टेनिस में 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रही सिरजा अकोला ने हाल ही में WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी, जो कि कॉपर्स क्रिस्टी एक शहर है, टेक्सास राज्य है अमेरिका का, यहीं पर यहाँ पर महिला एकल का खिताब भी अपने अपने नाम किया। टेक्सास अमेरिकी राज्य है, यहाँ पर एक शहर है कॉपर्स क्रिस्टी, और यहीं पर अभी हाल ही में खिताब को अपने नाम किया किसने? श्रीजा अकोला ने, जो कि हैदराबाद की रहने वाली है। और आगे हमने कुछ पॉइंट लिखा है, फाइनल मुकाबले में दुनिया की 46वें नंबर की अमेरिकी खिलाड़ी लिली झांग को 3-0 से मात देकर उन्होंने इस खिताब पर कब्जा किया है, जिसके बाद ये अभी काफी ज्यादा खबरों में रहे हैं। और इस तरह के जो खेल से संबंधित प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं, जो खास करके बड़े लेवल के होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, खेल की ही बात हो रही है, तो आपको बता दूं सिरजा अकोला से रिलेट करते हुए, दरअसल बर्मिंघम ब्रिटेन में 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था, आपको मालूम है राष्ट्रमंडल खेल को ही कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। ये इसका 22वां संस्करण था, जो कि ब्रिटेन में बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। यहाँ पर आपको बता दूं कि टेबल टेनिस मिश्रित युगल में शरद कमल और सिरजा अकोला की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। इंपॉर्टेंट है, रिलेट करते हुए यहाँ पर हमने इसकी चर्चा की है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा हो चुकी है, तो राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर 2-3 पॉइंट ही है जो कि आपको ध्यान रखना है। दरअसल इस राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, कुल मिलाकर 61 पदक अपने नाम किया था। तो इसमें भारत जो पदक तालिका की अगर हम बात करें तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा था, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित एक और है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या था?
तो पैरी द बुल इसका शुभंकर था। तो इतनी सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखिए। आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे वो इसी के बारे में है। इसमें पदक तालिका की अगर हम बात करें तो पदक तालिका में कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा 178 पदक के साथ, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा, फिर अपना देश भारत ये चौथे स्थान पर रहा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, कुल मिला के 61 पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, विभिन्न गेम को लेकर, विभिन्न प्रतियोगिता को लेकर जो शुभंकर जारी होते हैं, इनमें कुछ हालांकि आयोजित हो चुके हैं और कुछ आयोजित हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं प्रश्न यहाँ से। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चेन्नई में 2023 में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर था बोमन। यूरोपियन चैंपियनशिप जिसे कि यूरो 24 भी कहा जाता है, इसका शुभंकर टेडी बियर। और 37वां राष्ट्रीय खेल जो भी हाल ही में अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर मोगा, जो मोगा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे, इसका शुभंकर पैरी द बुल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर शेरू। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 जो थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर लॉर्ड हनुमान। और इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर ओलंपिक फ्रिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित तौर पर यह काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। चलिए, छठा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया है? काफी खबरों में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। विकल्प नंबर डी यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो रिसेंटली हमने आपको बताया था, रिसेंटली खबरों में रखा था। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि मिस्र ने हाल ही में अपने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया है। दरअसल आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो कि टिकाऊ ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक पहल है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है किस उद्देश्य को लेकर किया गया, किस देश के द्वारा किया गया, कहां पर किया जा रहा है। तो विश्व धरोहर स्थलों पे किया जा रहा है। विश्व धरोहर स्थलों की बात हुई है तो ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा था। दरअसल इसको लेकर जो एक सम्मेलन आयोजित हुआ था विश्व धरोहर समिति की, यह 45वां सत्र था। 10 से 25 सितंबर 2023 को रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ था। ये भारत के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें भारत के संदर्भ में निकलकर यहां से आती है जो कि यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने जानकारी आपको ऑलरेडी इसका दे दिया है, पुनः रिवीजन पर्पस से हम आपको बता रहे हैं कि जहां भारत के शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में और कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूची में शामिल किया गया या फिर इसके रूप में घोषित किया गया। तो दो स्थल को ये 45वें सत्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई 42 यानी कि 42। इसकी संख्या पहले थी 40, वो अब इसमें 2 इजाफा जो हुआ शांति निकेतन और होयसल पवित्र मंदिर समूह, तो इसके बाद इसकी संख्या हो गई 42। और आपको बता दो कि 1983 में पहली बार इस सूची में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किले को शामिल किया गया था। ठीक है, वो ईस्वी था वर्ष 1983। 1983 वही ईस्वी है जब भारत ने कपिल देव की अगुवाई में क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब अपने नाम किया है। हालांकि भारत अब तक 2 बार एक दिवसीय क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, 1983 में पहली बार कपिल देव की अगुवाई में। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो यही सारी जानकारी जो यहाँ पर हम आपको दे रहे थे वो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है। हालांकि इसके अतिरिक्त जो शांति निकेतन की हम चर्चा कर रहे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 में शांति निकेतन की स्थापना किया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना एक कह सकते हैं आवासीय विद्यालय के रूप में जो किया गया था, वो किया गया था किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक आवासीय विद्यालय के रूप में शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अच्छा, वही सब जानकारी यहाँ पर भी है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी खबरों में रहा है जो कि रिसेंटली हमने आपको बताया है। यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है, उस सूची में अभी हाल ही में गुजरात का जो गरबा नृत्य है ये इस सूची में शामिल हुआ है। तो इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये शामिल हुआ है 2023 में गरबा नृत्य। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है जिसमें अभी हाल ही में गरबा नृत्य शामिल हुआ। पहला जो था इसमें शामिल होने वाला वैदिक जप की परंपरा 2008 में। तो ये कंप्लीट सूची है। इस सूची में अब 15 शामिल हो चुके हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक विरासत की, तो कुल मिला के 15 सांस्कृतिक विरासत इसमें शामिल है।
ये नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से या फिर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट जो आंसर है यह विकल्प नंबर ए, यानी कि जियानी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के मौजूदा अध्यक्ष है। जियानी इन्फेंटिनो, इसको लेकर जानकारी आपको दे दूं कि फीफा के मौजूदा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को हाल ही में दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम ध्यान रखेंगे, जियानी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के मौजूदा अध्यक्ष है। इनको अभी हाल ही में ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, सम्मान क्यों दिया गया? दरअसल खेल नवाचार या फिर स्पोर्ट्स इनोवेशन में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर या फिर उनमें योगदान देने को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है इन्हीं से संबंधित कि हाल ही में 16 मार्च 2023 को जियानी इन्फेंटिनो को पुनः एक और वर्ष के कार्यकाल के लिए फीफा का नया अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि दोबारा ये फीफा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और इस लिहाज से देखें तो अब उनका जो नया जो कार्यकाल है वो 2027 तक रहेगा। उन्हें पहली बार 2016 में फीफा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इनसे संबंधित ये तमाम चीजें हमने यहाँ पर वर्णित कर दी। आगे इसी के बारे में जानकारी है फीफा विश्व कप के बारे में ही कि 23वां फीफा विश्व कप जो है ये 2026 की जो मेजबानी है ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के पास है। संयुक्त तौर पर इन तीनों के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। अच्छा, पिछला जो 22वां फीफा विश्व कप था ये आपको बता दूं इसका जो आयोजन हुआ था कतर की मेजबानी में हुआ था और फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विजय बना था 36 साल के बाद। और अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। वो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना था और ये तीसरा वर्ल्ड कप था अर्जेंटीना का। इससे पहले 1978 में और फिर 1986 में इस खिताब को अपने नाम किया था। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फीफा की शुरुआत भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत अब तक अगर हम बात करें अपने दम पर फीफा के लिए एक भी बार क्वालिफाई नहीं किया है। एकमात्र बार फीफा के लिए क्वालिफाई किया था, उसमें भी एक संयोग था। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि पिछली और एकमात्र बार 1950 के ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत क्वालिफाई किया था। और ये तब क्वालिफाई किया था जब म्यांमार और फिलीपींस द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया था। तो उसके बाद भारत ये फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। तो यही इंपॉर्टेंट है। फीफा से अगर हम रिलेट करें भारत के संदर्भ में, अगर हम फीफा में जो मतलब प्रतियोगिता फीफा विश्व कप की होती है जो फुटबॉल की सर्वोच्च मतलब कह सकते हैं एक प्रकार की प्रतियोगिता है, उसमें यही मात्र एक इतिहास है भारत का। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर रहे थे फीफा विश्व कप की, तो रिसेंटली अभी फीफा अवार्ड्स 2023 जो मतलब इसकी जो घोषणा हुई लंदन में, इसमें मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार मिला ये लियोनेल मेसी को मिला, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और विमेंस कैटेगरी में ये मिला आयताना बोनमती, जो कि स्पेन की है। और इसी प्रकार से कई सारी जानकारी है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर फीफा की चर्चा हुई तो पुनः से हमने यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया। तो ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेगा। ये सभी नोट्स मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां से तमाम जो पीडीएफ है प्राप्त करके अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला 8वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, जो कि 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत के दौरे पर है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक सबसे बड़ा अंग है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है कौन, तो आपको ध्यान रखना है ये है डेनिस फ्रांसिस। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की हम बात करें विस्तार से, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर के आमंत्रण पर 22 से 26 जनवरी 2024 तक 5 दिवसीय भारतीय यात्रा पर है। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, 5 दिवसीय भारत यात्रा पर है। और यहाँ पर जो बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। आपको हमने कई बार जानकारी दिया कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं और इन 6 प्रमुख अंगों में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सूची कंप्लीट आपको दिख रहा है। इनमें जो पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन 6 में से ये सबसे बड़ा है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस है, जो कि यही यहाँ पे लिखा गया है। अभी हाल ही में ये भारत के दौरे पर है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं और इसके सचिव जो है ये एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो बेसिक सी जानकारी है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित, ये सारी आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने पुनः आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा है, इन 6 में से सबसे बड़ा है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं अगले नए प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहां हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण आयोजित किया गया? तो काला घोड़ा कला महोत्सव का अभी 24वां संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है, या फिर यहीं पर आयोजित किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए उसी चीज को लिखा गया है कि महाराष्ट्र में अभी 24वां संस्करण ये आयोजित हुआ मुंबई में। इसका आयोजन है 20 से 28 जनवरी 2024 और यह एक वार्षिक कला उत्सव है। और आपको ये ध्यान रखना है जो कि 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल। वार्षिक का मतलब होता है प्रत्येक साल। तो ये काला घोड़ा कला महोत्सव संबंधित है मुंबई से। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कहाँ अवस्थित जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला का आयोजन हाल ही में किया गया है? देखिए जगन्नाथ मंदिर जो यहाँ पर के लिए प्रश्न पूछा गया है, इसके आधार पर जो इसका राइट आंसर यह है जम्मू कश्मीर। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं इसके बारे में कि हाल ही में उधमपुर जम्मू कश्मीर में जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला का आयोजन किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि यह द्विवार्षिक मेला है जो कि हर 2 साल पर आयोजित यहाँ पर होता है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। देखिए अब यहाँ पे देखिए उधमपुर की बात हुई है तो रिसेंटली ये काफी खबरों में रहा है। दरअसल इनसे संबंधित 2-3 जानकारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। ये आपको बता दूं कि उधमपुर सैन्य स्टेशन जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आपको बता दूं कि जिसे हाल ही में सेवा कमांडरों के एक सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं थल सेना प्रमुख की मनोज पांडे की, तो इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार अभी हाल ही में उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया था, जिस वजह से ये खबरों में आया था। लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट और भी है कि सितंबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखे जाने की घोषणा किया था। यानी कि इसके नाम को परिवर्तित करने की घोषणा किया था कब? तो सितंबर 2023 में भारत सरकार ने। और आपको ध्यान रखिए कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पर रखे जाने की बात हुई थी। देखिए कैप्टन तुषार महाजन की बात करें तो फरवरी 2016 में जो जम्मू कश्मीर में पुलवामा एक स्थान है, पुलवामा जिला है, यहाँ पर जो उद्यमिता विकास संस्थान का भवन है इस पर आतंकी हमला हुआ था, जिस दौरान वे शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के सम्मान में ये रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इनके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई थी। हालांकि इन सब के अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों में जो रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम को लेकर। तो पहले हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम जो बदला गया, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया गुलबर्गी रेलवे स्टेशन। दूसरे राज्य में महाराष्ट्र की बात करें तो ओशीवारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया राम मंदिर रेलवे स्टेशन। एलिफेशन रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। जम्मू कश्मीर में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। जबकि बात करें मध्य प्रदेश का, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर रेलवे स्टेशन के नाम बदलेंगे। लेकिन इन सब में और भी एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। मुगलसराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। इलाहाबाद का नाम बदलते हुए प्रयागराज जंक्शन किया गया। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया। अंतु स्टेशन का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी धाम अंतु स्टेशन किया गया। विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन। तो ये बदले हुए नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये डेटा सब जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? यानी कि उसे एक प्रकार से सुरक्षित करने की दिशा में बाड़ेबंदी करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार के साथ। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच फ्री आवाजाही को
बंद करने का ऐलान किया है और इसके लिए बाड़ेबंदी यानी कि फेंसिंग करने की घोषणा की है भारत सरकार ने। दरअसल म्यांमार के साथ भारत की बात करें तो कुल 1643 किलोमीटर लंबी बिना बाढ़ वाली सीमा ये 4 पूर्वोत्तर राज्यों में फैली, यानी कि भारत की जो सीमा रेखा है, यानी कि अगर हम राज्यों के दृष्टिकोण से बात करें तो कुल 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसकी लंबाई जो है वो 1600 यानी कि 1443 किलोमीटर। इन 4 राज्यों में एक अरुणाचल प्रदेश है जो कि 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ये सीमा को अपनी साझा करता है। तो इसी की फेंसिंग करने का घोषणा अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा। दरअसल आपको ध्यान रखें यह ओपन बॉर्डर खतरनाक इलाकों और बड़े पैमाने पर वीरान क्षेत्रों के माध्यम से मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि वीरान क्षेत्र है जहां से आवाजाही करना बहुत सुगम है, मतलब वहां से जो मतलब कह सकते हैं फ्री आवाजाही एक प्रकार से देखा जाए वो बड़े पैमाने पर होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो इसी को बंद करने की घोषणा अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 21 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए जो विकल्प यहाँ पर दिए गए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीनों का स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 21 जनवरी 2024 को। तो करेक्ट आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। वो जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई कि हाल ही में 21 जनवरी 2024 को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ये तीनों स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। ठीक है, यही मतलब ईस्वी को ये तीनों राज्य अस्तित्व में आया था। तो ये चीजें आज के इस वीडियो में जितनी जानकारी हमने दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सम्मिलित संग्रह आपको कहीं पर भी मिलता होगा। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको इस तरह की चीजें रेगुलर मिलेगी और आपको भरपूर फायदा होगा। आइए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो जानकारी हमने आपको दिया है आप लोग विस्तार पूर्वक लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जो पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे अवश्य लिखें। उससे फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और टेस्ट सीरीज को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था आप लोग से ज्वाइन कीजिएगा। जो ऑलरेडी इसे ज्वाइन किए हैं तो 28 जनवरी 2024 को शाम के 7 बजे इस टेस्ट को अपने कोर्स में जाके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके इसे जरूर अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि जो इसका पिछला 4 टेस्ट है वो अभी भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और पहला टेस्ट पेपर वो बिल्कुल निःशुल्क है, आप बिना कोर्स परचेज किए हुए उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर टेस्ट दे सकते हैं और ये अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें ध्यान रखिए और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोमो कोड आपके समक्ष है। प्रोमो कोड जो था ये था BMTS 70, बीपीएससी मेकर टेस्ट सीरीज यानी कि BMTS 70 ये प्रोमो कोड है जिसके बाद से आप इसको ज्वाइन करेंगे, वो यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।